Hello. Okay, so Nidya, Hello, sir. hear me? Yes, sir. Okay, तो चलो So chapter. just a minute. एक second. Hello. Yes, sir. Okay, तो हाँ. chapter number 7 से start करना है, right? Yes, sir. Okay. So देखो already ये chapter हमने किया है and काफी easy है chapter. So chapter name is production function and returns to a factor. Now there are four factors of production in any economy. Which are these four factors of production? And labor, capital, entrepreneur. Okay. And we make them factor payments, rent, wages, interest, and profit. Now, Yes, sir. in this chapter, basically, we are dealing with short-term theory. In other words, हम cost का behavior देखते हैं in short period. Okay. So, first of all, let us go through what is the concept of production. So production, we know that it is creation of utility. देखो, for example, right now I am teaching, so I am actually creating utility. Okay, utility का मतलब है कि satisfaction or something of value. तो in a company, if there is production, it means you are creating utility. आप value बढ़ाते हो by converting raw material into the final products. तो हम बोल सकते हैं कि production is basically creation of utility, and production का function is the functional relationship between inputs. Sir, production से satisfaction कैसे मिलेगा? देखो, प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हो, ओके, तो यू आर क्रिएटिंग द वैल्यू, यानी आपने कुछ प्रोसेस किया है एंड हेंस ये यूजफुल हुआ है. फॉर एग्जांपल, कोई वुड था, उसमें से चेयर बनाया, तो क्रिएशन ऑफ वैल्यू हो गया कि नहीं? ओके, सो हाँ. हाँ, सो हेंस हम शॉर्ट में बोल सकते हैं प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू. ओके, सो नाउ प्रोडक्शन फंक्शन की हम अभी बात कर रहे हैं. तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. सो नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है कि प्रोडक्शन यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. मोस्टली दो चीज इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्शन में, लेबर एंड कैपिटल. ओके, कैपिटल मीन्स मशीन एंड वी ऑल्सो रिक्वायर लेबर. तो ये दो चीज होती है एंड ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेबर एंड कैपिटल आर द टू इनपुट्स. ओके, तो यहां पर सो प्रोडक्शन का फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फैक्टर इनपुट्स एंड द आउटपुट. काफी इजी है समझना. सो Yes, sir. there are two types of factors, fixed factors and variable factors.
नाउ इवन इफ द प्रोडक्शन इज 0, ओके, जो खर्चे सेम रहेंगे, विच डज नॉट चेंज विथ आउटपुट, उसको हम कहेंगे फिक्स फैक्टर्स। तो विच डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन 0 हो या डबल हो, दिस कॉस्ट विल रिमेन द सेम। अब यहां पर फिक्स फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? मशीन्स, ओके, मशीन पर जो खर्च किया वो फिक्स है, ओके। नाउ देयर आर फ्यू वेरिएबल फैक्टर्स, वो वेरी होते हैं, चेंज होते हैं विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल लेबर, तो अगर वेरिएबल फैक्टर 0 हो जाएगा इफ आउटपुट इज 0, यानी कुछ नहीं बनाओगे तो भी ये वेरिएबल फैक्टर्स नहीं होंगे, यानी प्रोडक्शन 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, सो रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। सो ये कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ जो हमारी थियरी है ना वो शॉर्ट रन की है, बराबर। तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि जैसे इफ यू हैव रिसीव्ड ऑर्डर फॉर फ्यू मंथ्स, तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी, यू कैन नॉट बाय अ न्यू प्लेस बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। तो इन शॉर्ट पीरियड, ओके, यू कैन नॉट इंक्रीज द कैपिटल, ओके। सो थियरी अज्यूम्स दैट कि वंस वी सेटअप वन फैक्ट्री, तो इन शॉर्ट पीरियड, एक साल में दो फैक्ट्री हम नहीं लगाते, ओके। सो हैंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड इज वेरी शॉर्ट टू चेंज द फिक्स फैक्टर, तो इसीलिए फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, ओके, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। तो आप देखो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्वांटिटी और प्रोडक्शन ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड फिक्स कैपिटल, के कैपिटल के लिए है ऊपर बार है, इट मींस इट इज फिक्स कैपिटल, इट इज फिक्स फैक्टर। लेबर माना जाता है वेरिएबल फैक्टर और कैपिटल माना जाता है फिक्स फैक्टर। आर यू क्लियर? Yes, sir. नाउ अब देखो यहां पर देयर इज समथिंग कि जब 5 लेबर और 4 कैपिटल है तब 40 गुड्स बने हैं, और आपने लेबर बढ़ा दिया, कैपिटल इज सेम क्योंकि कैपिटल फिक्स होता है, तो लेबर बढ़ाने से व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन आउटपुट? Output बढ़ गया. यस, ओके। सो यहां पर वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, यानी हम शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। यानी ये प्रोपोर्शन मींस रेशियो, लेबर एंड कैपिटल का रेशियो जो है वो वेरी हो रहा है, ओके, प्रोपोर्शन वेरी हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा वेरिएबल प्रोपोर्शन। आर यू क्लियर व्हाई द नेम इज वेरिएबल प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन यानी जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है, सो हेंस इट इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? Yes, sir. लुक हियर, ये यहां पर कैपिटल की स्ट्रेट लाइन है बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड है, और लेबर जो है वो आप बढ़ा सकते हो, ओके। नाउ देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास 10 साल का टाइम हो तो न्यू फैक्ट्री भी लगा सकते हो, न्यू मशीन भी ले सकते हो, ओके। तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहता बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर इन द लॉन्ग रन, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स इन द लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग रन में आपके सभी फैक्टर्स, ओके, कैसे हो जाते हैं? Variable. वेरिएबल, ओके। तो ये लॉन्ग रन का इन्होंने कहा यहाँ के ऊपर बार नहीं है बिकॉज लॉन्ग रन में सेम फंक्शन लिखा है बट कैपिटल भी इंक्रीज हो सकता है। अच्छा यहां पर देखो आपने कैपिटल भी 4 का 8 कर दिया और लेबर भी 5 का 10 कर दिया,
तो ऑब्वियसली जब दोनों डबल कर दिए तो आउटपुट भी तो डबल मिलेगा, है कि नहीं? हाँ सर, सर इनमें हर बार जितना हम्म। लेबर, मतलब लेबर अगर डबल होगा तो फिर वो भी, मतलब वो लोग सेम नंबर से बढ़ेंगे ना? नहीं, एक्चुअली सिंप्लिसिटी के लिए है ना, आप ऐसे बढ़ाओ, क्योंकि आपको है ना डायग्राम ऐसे बनानी है। हियर वी अज्यूम हाँ कांस्टेंट फैक्टर रेशियो। कांस्टेंट फैक्टर रेशियो यानी ये दोनों का सेम मल्टीपल, अगर ये 10% बढ़ाते हो तो ये भी 10% बढ़ाओ और ये भी 10% बढ़ेगा, तो 45 डिग्री पर ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे, ये लॉन्ग रन में होता है। सो लॉन्ग रन में आपका कांस्टेंट फैक्टर रेशियो रहता है, यानी आप ये देखोगे ना जो रेशियो है, देखो अभी मैं है ना लिख कर बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये नाम कैसे पड़ा। देखो यहां पर अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं तो लेबर अपॉन कैपिटल का रेशियो, तो कैन आई से ये 5/4, या मैं अलग वे से लिखता हूं कि लेबर इज टू कैपिटल का रेशियो पहले था 5:4 और फिर हो गया 6:4, यानी दोनों अलग अलग है। ओके, एंड यहां पर आप देख सकते हो कि पहले रेशियो था लेबर इज टू कैपिटल का 5:4 और फिर है 10:8। अब 10:8 कहो या 5:4 करो, दोनों तो सेम है तो है, तो कैन आई से बेसिकली ये प्रोपोर्शन तो सेम है। यस सर। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो इज सेम, इसीलिए इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। तो लॉन्ग रन में आपका प्रोपोर्शन मींस रेशियो सेम होता है, जैसे आप देख सकते हो दोनों का अल्टीमेटली मतलब सेम है। हैंस आपका जो डायग्राम होगा वो 45 डिग्री पर बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा अगर लॉन्ग रन का है। तो ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ देखो 3 डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ओके, तो पहला डिफरेंस ये है कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन को कहा जाता है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप, जबकि लॉन्ग रन में कहा जाता है फिक्स प्रोपोर्शन टाइप। ये अभी हमने सीखा कि नहीं? हाँ सर, ये आ गया समझ। सेकंड देखो, स्केल ऑफ आउटपुट। ओके, तो याद रखो स्केल जब वो यूज करते हैं स्केल, तो दे आर रेफरिंग टू द फिक्स फैक्टर्स। ओके, तो स्केल यानी फिक्स फैक्टर्स आपके चेंज नहीं हो सकते शॉर्ट रन में, तो स्केल रिमेन्स सेम शॉर्ट रन में। तो इन अदर वर्ड्स स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन। स्केल ऑफ आउटपुट कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, किसमें? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन। बट लॉन्ग रन में वो चेंज हो सकता है, स्केल चेंज होगा शॉर्ट रन में, सॉरी लॉन्ग रन में। ओके, स्केल कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट रन में। आर यू क्लियर? यस सर। एंड थर्ड डिफरेंस के शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न्स टू ए फैक्टर। शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है। ओके, लॉ है रिटर्न्स टू ए फैक्टर। जब वो कहते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर, क्योंकि कैपिटल तो बढ़ा नहीं सकते तो वेरिएबल फैक्टर ही बढ़ा सकते हो। ओके, तो शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है। एंड तो व्हाई, समझ नहीं आया। देखो रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ये फैक्टर वो वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या है, वेरिएबल फैक्टर ही बढ़ाओगे। एग्जांपल लेबर। तो शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन को कहा जाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जबकि अगर लॉन्ग रन का है तो वो कहा जाता है रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि लॉन्ग रन में आप स्केल चेंज कर सकते हो। स्केल का मतलब है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैपिटल बढ़ा सकते हो।
तो शॉर्ट रन में आउटपुट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से ही बढ़ सकता है, इसीलिए हम इस लॉ को कहेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यानी याद रखिए, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, यानी हर एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर से कितना रिटर्न मिला है, यानी कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, वो शॉर्ट रन में एनालाइज होता है। ओके, और लॉन्ग रन में हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। जब हम यूज करते हैं स्केल, इसका मतलब दोनों ही हमने बढ़ाए हैं, वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज फिक्स फैक्टर। सो ये लाइन रीड करो। During the short run, output is increased by increasing the application of the variable factor. Accordingly, behavior of output. तो आउटपुट यू कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन में, इसीलिए शॉर्ट रन की थियरी को रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर मींस रिटर्न्स टू कैसा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल। ओके, और लॉन्ग रन में कहा जाता है रिटर्न्स टू स्केल। स्केल। सो ये दोनों का डिफरेंस आप खुद कर सकते हो, यस और नो? हाँ, यस सर। अच्छा, अब देखो, एक कंसेप्ट होता है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी आपको पता है, यूटिलिटी की तरह है। सर बट मैंने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी, इनकी डेफिनेशंस थोड़ी अलग थी, मेरे को ऐसे वो ऐसे एकदम नहीं आई। एक बार आप समझा दो ना। टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल सर प्रोडक्ट ये वाली नहीं, उसके ऊपर वाली, कौन सा? जो ऊपर, हाँ हाँ ये ग्रीन। हाँ, यही तो लिखा है कि टोटल प्रोडक्ट इज सम ऑफ टोटल। टोटल प्रोडक्ट का मतलब है कि टोटल आउटपुट। ओके, तो सम ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड। या देखो, इसको थोड़ा इजी करके ऐसा लिखो कि टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट obtained by using variable factor in the process of production. सर तो ये शॉर्टरी तो पूरा लॉन्ग रन का हुआ ना, कुछ अगर वेरिएबल फैक्टर No, मतलब तो शॉर्ट रन में तो वेरिएबल फैक्टर आप इंक्रीज कर सकते हो ना। हाँ, तो वो तो वही तो मतलब कि नहीं, लॉन्ग रन में तो दोनों वेरिएबल ही होते हैं ना। हम शॉर्ट रन की थ्योरी समझ रहे हैं, आप समझिए ये सभी है ना। हम देखो क्या हाँ, है, ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल फैक्ट। तो ये तो सिर्फ बताने के लिए था डिफरेंस शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, क्योंकि पता होना चाहिए। बट यहां पर देखो क्या लिखा है सिलेबस में, तो आपको शॉर्ट रन का है, तो रिटर्न्स टू स्केल नहीं है, इसलिए हमारा चैप्टर याद रखिए शॉर्ट रन के लिए चल रहा है। तो शॉर्ट रन में तो यू कैन यूज ओनली विच फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। लेबर। हाँ, टोटल आउटपुट obtained by using variable factors in the process of production। तो टोटल आउटपुट को टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर? यस सर। और इसको टोटल रिटर्न्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर भी कह सकते हैं, यानी वेरिएबल फैक्टर लेबर से जो टोटल प्रोडक्शन मिला है, टोटल रिटर्न मिला है। ओके, देखो जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उसको टोटल प्रोडक्ट या फिर टोटल रिटर्न, दोनों ही वर्ड ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो लेबर से रिटर्न क्या मिलता है, प्रोडक्शन। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। ये एकदम क्लियर? हाँ सर। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि एडिशनल ओके प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। तो देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। यानी हर एक्स्ट्रा एक वेरिएबल फैक्टर, यानी हर एक्स्ट्रा लेबर कितना प्रोडक्शन आपको दे रहा है, यानी चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज हुआ बाय वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ
वेरिएबल फैक्टर, सो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। यूटिलिटी में भी वही क्या था ना, हर एक्स्ट्रा एप्पल कितनी यूटिलिटी दे रहा है, यहाँ पर हर एक्स्ट्रा लेबर कितना प्रोडक्शन दे रहा है, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। आर यू क्लियर? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, और ये भी देखो ऊपर सीखा, टोटल प्रोडक्ट इज सम ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, एवरेज, एवरेज कैसे होता है, जितना बनाया डिवाइड बाय जितना लेबर। 50 चीज बनाई, मान लेते 40 चीज बनाई 5 जन ने मिलकर, 5 लेबर थे, 40 चीज बनाई, तो ऑन एन एवरेज एक ने कितनी बनाई, 8। सो एवरेज का मतलब है पर यूनिट, जब वो वर्ड यूज करे ना पर यूनिट, इसका मतलब ये है एवरेज है। सो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, ओके, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। एकदम क्लियर? हाँ sir. ओके, तो इट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, उसको हम कहेंगे एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, आप देखो ये एकदम इजी है। टेबल जब क्या है, आपको लॉ एक्सप्लेन करना हो तो हमेशा मैं कहता हूं कि पहले क्या बनाना चाहिए आपको, मार्जिनल प्रोडक्ट। Marginal product. ओके, और देखो भले आप है ना 1 2 3 4 कॉलम बनाओ और चौथे में ही लिखो, यानी एग्जामिनर को तो लगेगा पहले आपने टोटल प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन रियल में पहले मार्जिनल। और इसमें पैटर्न समझो, कोई एक नंबर से स्टार्ट करो, धीरे धीरे कम करो, एक लेवल पर 0 और एक लेवल पर नेगेटिव। ये जरूरी है आपको, पहले कहां तक आना है, 0 तक। ये सर पहला, बट ये गलत नहीं है, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज। यानी इसमें देखिए कि वो जो आप बोल रहे हो ना, वो टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, वो पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज होता है। मार्जिनल तो तो ये भी तो पहले, हाँ, बट ये पहले एटलीस्ट इंक्रीज तो होता है, इसमें तो इंक्रीज भी नहीं हो रहा। देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी सिर्फ ये उसके लिए है, ओके। ये है ना स्टार्टिंग में, अभी लो का नहीं है, ये सिर्फ बेसिक तीनों का रिलेशन बताने के लिए है। आप समझ अच्छा, रहे? ओके ओके। हाँ, तो हाँ हाँ, अभी लॉ में ही आते हैं ना। हाँ, ये नेगेटिव हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्ट, ओके, इट इज वो पॉसिबल। तो पता ही है। हाँ तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में आपके पास लेबर है और टोटल प्रोडक्ट है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, बाय लेबर तो एपी मिल जाएगा, और टीपी को पहले 20 फिर 36 माइनस 20। ऐसे डिफरेंस फाइंड करोगे ना, तो यू विल गेट दिस हाँ, मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके। फिर इसमें मार्जिनल है, और मार्जिनल के बेस पर टोटल मिल जाएगा, बराबर। हाँ 18, फिर 18 प्लस 16, फिर जो होगा उसमें प्लस 14। हाँ यस, ओके, और फिर ये मिलेगा तो एवरेज मिल जाएगा। अब ये हाँ इंपॉर्टेंट है, ओके, मोस्टली ये एग्जाम में हर बार आता है। सो रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर का दूसरा नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसको एक और नाम से बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना, उसी वे से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो ये लॉ पहले मैं डायग्राम से बताता हूं, बराबर। सो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग में कुछ क्या है कि जैसे आप देखोगे तो कोई भी कंपनी में जब नया एम्प्लॉय आता है तो जोश में होता है, तो अपना बेस्ट देता है, धीरे 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 करके फिर क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, और फिर कुछ टाइम के बाद लेट्स से कि और ज्यादा लेबर्स बढ़ेंगे। जैसे कोई जगह है बराबर छोटी सी, और वहां आप शॉर्ट रन में लेबर को भरते ही जाओगे छोटी सी जगह पे, तो कंजक्शन, वेंटिलेशन इश्यूज, देन ब्रीथिंग इश्यूज, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इनिशियली आप जब लेबर बढ़ाते हो तो इनिशियली यू गेट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ओके।
एक जन थे, 2 जन आ गए, आपस में काम डिवाइड होगा, दोनों अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। 2 से 3 हुआ और ज्यादा स्पेशलाइजेशन। बट जब एक लिमिट से ज्यादा ही, ओके, you are not increasing machinery, you are not increasing space, you are not increasing land, आप सिर्फ और सिर्फ लेबर बढ़ाते जाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मुझे प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो याद रखो इट हैज सम कॉस्ट। तो एक ही मशीन को ओवर यूज करोगे, धीरे धीरे उसकी इफिशिएंसी डाउन होगी। तो लेबर कंटिन्यूअसली बढ़ाने से, जैसा आप देख सकते हो लैंड इज सेम, इफ यू आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द लेबर, तो इनिशियली तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मींस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट कम होके जीरो हुआ है, एंड थर्ड इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। Are you understanding? So these Yes, sir. things, तो पहले इसको एग्जाम में लैंड फिक्स फैक्टर सेम रखो, लेबर एक एक से बढ़ाओ, ओके, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट आप पहले लिखना, 2 3 4 पहले बढ़ाना है, और फिर 3 2 1 0 0 तक लेकर आओ, और फिर -1। सो ये 3 लेवल्स हो गए। And if you draw a diagram, most important, so there are basically 3 stage। देखो क्या होता है कि ये डायग्राम आपको पता है कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले ड्रॉ करो, ये ऊपर होगा, फिर उसका एक पॉइंट होगा ऑप्टिमम, फिर वो नीचे जाएगा, 0 होगा और डैश। इन अदर वर्ड्स, अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना हो मार्जिनल प्रोडक्ट का, तो मैं ऐसे करूंगा, और इसकी जो पीक है ना वो मैं ऊपर एक्सटेंड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी दूसरी डायग्राम के लिए ये मुझे स्टेज मिल जाएगा। लेट्स से ये मेरी, सर ये हाईएस्ट पॉइंट होगा ना एमपी का तो? हाँ एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है ना एक वो, और फिर है ना एमपी का वो पॉइंट जहां पर वो 0 को टच कर रहा है, ये 2 इनपुट। हाँ, वो टीपी हाईएस्ट होगा। हाँ, तो फिर मुझे देखो सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट की शुरुआत तो कहां से करनी है, शुरुआत तो मुझे 0 से करनी है। तो जब ये देखो पीक में था ना, तो यहां पर एक पॉइंट लेट से मैं मार्क कर लेता हूं। अब क्या होगा, पहले ऐसे होगा, इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, यानी आपका ये टाइप का होगा, इंक्रीज एट विच रेट, इंक्रीजिंग रेट। और फिर मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूं, अच्छा, फिर होगा यहां से थोड़ा, अभी भी इंक्रीज होगा बट एट विच रेट, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग रेट, ओके। और जब वो नेगेटिव होता है तो ये इट विल स्टार्ट फॉलिंग। तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट है, एंड दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। आर यू क्लियर हाउ टू मेक दिस डायग्राम? यस सर। सो ये 3 स्टेज, स्टेज 1 2 एंड 3 बताए हैं। एंड अब यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दिया है। देखो स्टेज 1, ओके, तो उसमें एमपी इंक्रीज हो रहा है और टीपी इंक्रीज होता है, बट एट विच रेट, इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग। स्टेज 2 में आपका एमपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तब भी टीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन एट विच रेट, डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग। एंड थर्ड स्टेज में टीपी तो डाउन होगा क्योंकि एमपी नेगेटिव है, ओके। और हाँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद रखो ये जो डायग्राम है ना उसमें ये जो है इसको कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए कहते हैं कि पहले उसका जो शेप है बराबर वो, अच्छा देखिए ये टाइप का शेप था, ओके, इसको कॉन्वेक्स, और उसके बाद वो कैसा हो गया, शेप चेंज हो गया।
तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि पहले वो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट था एंड देन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट हुआ इस पॉइंट के बाद, हेंस इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्हाट? inflection. ओके, सो ये एकदम क्लियर है कंसेप्ट्स, और वही रिलेशनशिप यहां पर इन्होंने लिखी है। ओके, अच्छा, कोजिस क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर मिलता है? इनिशियली फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, आपके पास क्या है? Sir, increasing returns to a factor, हाँ, मतलब वो increase क्यों होता है? हाँ, ये आपका एमपी जो इंक्रीज होता है ना स्टेज 1, उसके रीजन। हाँ, तो अच्छा, टीपी के नहीं है? नो नो, टीपी तो आउटकम है, मेन चीज एमपी है। तो हर एक्स्ट्रा ओके, लेबर क्यों ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है, क्यों ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, उसका रीजन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। हो सकता था कि आपके पास 3 मशीन थे, बराबर 2 ही यूज करते थे, तीसरा कभी कभी यूज होता था, एक जन को काम पे रखा तो फुल्ली यूज होगा। सो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर्स हाँ, से यूज कर सकते हो इनिशियली। अच्छा, देन डिवीजन ऑफ लेबर, अब पहले एक ही जन सब काम करता था, और कभी कोई 1-2 जन आ गए, आपस में काम डिवाइड कर लिया, तो दोनों इफिशिएंटली काम कर पाएंगे कि नहीं? यस और नो? हाँ, सो ये भी एक रीजन है। एंड थर्ड, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, स्टार्टिंग में इतने भी ज्यादा लोग नहीं है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है, एंड हेंस क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये 3 रीजंस क्लियर। हाँ, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ये कौन सा है? स्टेज 2। अब स्टेज 2 में क्या हो रहा है कि एडिशनल लेबर लेने से आपका आउटपुट डाउन हो रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर्स, इसका मतलब है कि यू आर नॉट इंक्रीजिंग, ओके, योर फिक्स फैक्टर्स। एक ही मशीन के ऊपर जब आप ऐसा करोगे तो आपको नहीं लगता वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा उस मशीन पर? एक्सेसिवली, वेर एंड टेयर मतलब? वेयर एंड टेयर का मतलब डेप्रिसिएशन। अच्छा, ओके, सो अगर आप कोई अपनी कार को बहुत ज्यादा यूज करोगे तो वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाएगा। कुछ बुक भी देखो ज्यादा पढ़ते हैं, उन बच्चों की बुक कैसी होती है? डेप्रिशिएटेड होती है। ओके, सो फिक्स हाँ, गेट्स एक्सेसिवली यूटिलाइज, आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो फिक्स फैक्टर्स, एंड हेंस इफिशिएंसी कम होगी मशीन की। ओके, देन इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, देखो आप क्या है कि एक लिमिट के बाद लेबर या ज्यादा यूज करने से ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा, वो नहीं होता, बिकॉज आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट you need to buy new machine, so more and more of labor cannot be continuously used in place of capital. ओके, एक मशीन पर 4 जन काम कर रहे हैं, एक लिमिट आ गई, अब 5वें को काम पे कराओगे तो प्रॉब्लम होगा। गॉट दिस पॉइंट? तो ये दोनों पॉइंट है ना थोड़े एक जैसे हैं, हेडिंग्स अलग करके अंदर आप लिख सकते हो। क्लियर? हाँ, एंड ये देखो, ये ऊपर में बेटर कोऑर्डिनेशन, इसका ऑपोजिट है पुअर कोऑर्डिनेशन। टू मोनी कुक स्पॉइल द सूप, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बातें, एंड इट इज डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, बराबर, तो देन अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन में इश्यूज होगा, डिले होगा काम में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगा, एंड हेंस डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे। तो ये एकदम क्लियर आपको? हाँ सर। अच्छा, ये लोग क्या अज्यूम करता है कि रेशियो कैन बी चेंज, याद रखो शॉर्ट रन में रेशियो चेंज हो सकता है। आप सोचोगे सर फिक्स फैक्टर्स तो फिक्स होंगे, यस, इसलिए तो रेशियो चेंज होगा। जब आप लेबर बढ़ाओगे यानी आपका न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर यानी फिक्स फैक्टर विल रिमेन द सेम,
तो रेशियो तो बढ़ता ही जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं लेबर एंड कैपिटल। ये ऊपर डायग्राम जो था उसके ऊपर जो टेबल था उसमें देखो रेशियो लेबर और कैपिटल, यहां से देखो ये 1 1 1 2 1 3 1 4, तो रेशियो चेंज हो रहा है, यस और नो? यस सर। तो जब आप क्या है कोई एक को ही चेंज करते हो, लेबर को, ओके, वेरिएबल फैक्टर को, फिक्स फैक्टर सेम रहेगा, तो अल्टीमेटली रेशियो विल चेंज। ओके, रेशियो विल चेंज, दैट डजंट मीन दैट के फिक्स फैक्टर्स विल चेंज। फिक्स फैक्टर्स फिक्स है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे तो रेशियो भी चेंज होगा। ओके, दूसरा, हियर वी अस्यूम दैट के वेरिएबल फैक्टर यानी जो लेबर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में लेबर आए वो निकम्मे है, दैट इज नॉट द थिंग। हियर वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली इफिशिएंट, यानी हर लेबर इक्वली इफिशिएंट है, पहले आया उसके जैसा ही है, बट ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स, ओके, इन द मैनेजमेंट और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ मशीनरी, इसीलिए प्रोडक्शन कम है। लेबर का कसूर नहीं है, ऑल लेबर्स आर इक्वली इफिशिएंट। एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, वी नो दैट शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी डोंट चेंज। तो ये पहले स्टेज को इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहेंगे, दूसरे को स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड थर्ड इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न्स। एकदम क्लियर? यस सर। ओके, और देखो पोस्टपोनमेंट ऑफ द लो को कब आप पोस्टपोन कर सकते हो? देखो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी ना, तो ग्रेटर आउटपुट कैन बी अचीव्ड विथ सेम इनपुट्स। ओके, इन अदर वर्ड्स ये लोग कहता है कि ज्यादा लेबर बढ़ाने से धीरे धीरे आपको एडिशनल प्रोडक्शन कम मिलेगा। जैसे लॉ ऑफ डीएमयू में था, ज्यादा कंज्यूम करोगे तो मार्जिन यूटिलिटी विल फॉल, यहां पर ऐसा ही है। बट एक है कि थोड़ा डिले हो जाएगा, अगर कोई बेटर मशीन है तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा ये लो और ज्यादा टाइम तक स्टेज 1 चलेगा, स्टेज 1 के आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स लाइक कि कोई इंसान है, बीमार है, बराबर, कोई अच्छी सी टेक्नोलॉजी और दवाई निकली तो आपको नहीं लगता कि अदरवाइज वो 2 साल जिंदा रह सकता था, लेकिन अब वो 5 साल जिंदा रहा? यस और नो? यस सर। ओके, एंड सेकंड असम्पशन ये है कि व्हेन सम, यानी व्हेन द लॉ कैन बी पोस्टपोन्ड। देखो डेथ तो होने वाला है सबका, मेडिसिन की वजह से व्हाट वी कैन डू, वी कैन पोस्टपोन द डेथ। तो यहां ऐसा ही कुछ सिचुएशन है कि इफ सम सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स फैक्टर इज डिस्कवर्ड, इन अदर वर्ड्स के जो महंगे मशीन से आप बना सकते थे, बराबर, जो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट अभी ऐसा हुआ कि मिनी वर्जन, सस्ता वाला छोटा मशीन भी अवेलेबल है, तो इट इज अफोर्डेबल। तो हो सकता है कि वी हैव फाउंड सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर। ओके, तो ये रेयर होता है, बट थियरी में ये 2 केस में लॉ विल गेट पोस्टपोन्ड। एकदम क्लियर? यस सर। और ये शेप तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये डायग्राम में एक नई चीज क्या है? एपी, एवरेज प्रोडक्ट। सो एक चीज याद रखो, दोनों एपी और एमपी शुरू साथ में होगी, लेकिन जो एपी है कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता एपी, और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, सो एक चीज है कि एपी धीरे से बढ़ता है एंड आपका एमपी विल कट एपी फ्रॉम इट्स टॉप। रिपीट करो, MP will cut AP from its top. ओके, सो ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये सर पॉइंट्स, बट AP का हाईएस्ट पॉइंट तो जो ये वाली लाइन है E, वो है ना? हाँ ये है ना, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एमपी विल कट एपी, ओके, फ्रॉम द टॉप एट इट्स
हाईएस्ट पॉइंट। बट ये हाईएस्ट पॉइंट थोड़ी न हुआ। ये हाईएस्ट ही है, ये डायग्राम में आप देखोगे ना तो देखो ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही है, ये पूरा सेम ही है। उसके बाद वो डिमिनिश होना चालू कर दिया ना। क्या? देखो ये डायग्राम अगर मैं एकदम परफेक्टली बनाऊं ना तो अरे सॉरी सर, मैं एमपी को देख रही थी इसलिए मैं वो कंफ्यूज हाँ, हो गई, समझ गए। हाँ ये हाँ आपका एमपी है बराबर। तो एपी भी आपकी एक पॉइंट है ना, डिसाइड कर लो। मान लेते हैं ये, हाँ। इसके बाद मुझे एपी। एपी जब कट करेगा एमपी को तब उसके बाद एपी बड़ा होगा एमपी से। तो ये देखो, अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एमपी विल कट एपी फ्रॉम टॉप एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी एपी आफ्टर दिस पॉइंट गिरना स्टार्ट होगा और बिफोर दिस पॉइंट एपी बढ़ता है। ये क्लियर? यस सर। ओके, सो अब ये देखो, ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया था बराबर, कि ये आपका एमपी है जो नेगेटिव भी हुआ है, एंड ये जब गिरता है ना तभी थोड़े टाइम के बाद एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। सर ये मेरे को ऐसे आ गया समझिए और ये तो। एपी हो गया। हाँ, सो देखो रिलेशन, एपी इंक्रीज होता है जब तक एमपी बड़ा है। देखो ये एमपी बड़ा है तो एपी इंक्रीज होता है, ये एकदम क्लियर। उसके बाद क्या होगा कि एपी डिक्रीज होगा जब एमपी इज स्मॉलर या जब एपी इज हायर। इस पॉइंट के बाद एपी कर्व है ना वो बड़ी है। ओके, तो जब एपी बड़ा होता है तो वो गिरता है और एमपी जब छोटा होता है तब वो बढ़ता है। एकदम क्लियर। एक इंसान होता है ना, जब हम छोटे होते हैं यस सर। तो हाइट हमारी बढ़ती है। ओके, और बूढ़े होते हैं तो तब हम काफी बार गिरते हैं। सो देन एपी इज मैक्सिमम जब ये इक्वल है, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट मींस एमपी विल कर्व फ्रॉम इट्स टॉप। ये पॉइंट भी हो गया एक्सप्लेन। और एपी हमेशा पॉजिटिव होगा। और देखो अभी ये लास्ट पार्ट में उन्होंने थोड़ा स्प्लिट करके बताया है कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेज था ना, जिसमें टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे। ओके, तो ये आपका है स्टेज नंबर 1। अच्छा, फिर ये है आपका स्टेज नंबर 2। स्टेज 2 में क्या होता था? एमपी डिक्लाइन होता था बट टीपी बढ़ता था, बट एट विच रेट? डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग। ओके, तो ये स्टेज 2 है। और स्टेज नंबर 3 में हमें पता है कि जब एमपी नेगेटिव था, ओके, तब व्हाट अबाउट टीपी? वो फॉल होता था। ऑल होगा। अब आप सोचोगे कि सर ये तो आया ही नहीं था। देखो ये जो पॉइंट है ना वो डायग्राम में अलग से नहीं बताते, ये सिर्फ एक पॉइंट में होता है। यानी जब आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बीच में कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, ओके, एमपी कांस्टेंट होता है और तब टीपी बढ़ता है, बट एट विच रेट? कांस्टेंट रेट। तो डायग्राम में ये जो है बराबर अलग से आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एज यू कैन सी ये उस पॉइंट की बात कर रहा है। ओके, तो दैट इज दिस पॉइंट के। तो पॉइंट के पर टीपी बढ़ रहा है एट विच रेट? हेलो? हेलो, हाँ सर। अरे सॉरी मैं। पॉइंट हाँ सर बोलो। पॉइंट के पर टीपी बढ़ रहा है बट एट विच रेट? पॉइंट के पर टीपी बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। नो, के से पहले इंक्रीजिंग रेट, के ये बाद। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, तो यहाँ तक तो हाईएस्ट होगा ना। आप नहीं नहीं, आप समझो, पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले नहीं। सो पॉइंट के पर कांस्टेंट रेट, के से पहले इंक्रीजिंग रेट,
के के बाद अच्छा डिक्रीजिंग रेट, बट पॉइंट के पर हाँ कांस्टेंट रेट। तो ये पॉइंट अच्छा ई और के है ना, ये उन्होंने बनाए हैं यहाँ पर बड़ा करके। मेन डायग्राम में हमें इतना नहीं दिखता। तो वो जो कुछ टाइम के लिए जो कांस्टेंट था आपका, एक पॉइंट था एमपी का, हाँ उसके बाद वो गिरना स्टार्ट हुआ था, वो ये है। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की लाइन पे आते हैं वो हाँ, सारे तो कांस्टेंट ये होते है हैं। ना, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एमपी है। ये कौन सा है? ओके हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एमपी। एमपी। और ये जो आपने ये बताया है ना, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हाँ ये आपका है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? यस सर। क्लियर। तो अभी कल दूसरा चैप्टर करेंगे, ठीक है? हो गया सर चैप्टर खत्म। हाँ, ये चैप्टर में यही है, छोटे छोटे तो चैप्टर है आपके। देखो समरी। सो ये चैप्टर के अभी क्वेश्चंस आप क्या है, देखो सबसे बेस्ट क्या होगा रिवीजन का, तो ये बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं वो, फिर आपको क्या है एमसीक्यूज, और एमसीक्यू के बाद ये स्पेशली ये जो होते हैं ना वन मार्कर वाले, ओके, उससे काफी हेल्प मिलती है। वन मार्कर वाले खास पहले करने चाहिए। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन विल हेल्प यू टू रिमेंबर की कंसेप्ट्स जो आपको मेन आंसर में सपोर्ट करना है। ओके, तो चलिए निधि, अभी कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, यस सर थैंक यू सर सो मच। हाँ, ओके, आ गया समझ। हाँ बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।